स्वागत है आप सभी का पीएम से कहिए अपनी मन की बात कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ अपर्णा। इस कार्यक्रम के जरिए हम जनता की आवाज को सीधा प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद सरकार जनता की समस्याओं का समाधान निकालती है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं पीएम से कहिए अपने मन की बात की और देखते हैं कि इस हफ्ते जनता ने अपने पीएम से क्या कुछ कहा है। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। हरियाणा में किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जहां एक तरफ सरकार अपने फैसले पे कायम है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। किसानों की मांगे हैं कि सरकार जब तक कृषि कानून वापस नहीं ले लेती, वो सड़क से नहीं हटेंगे। अब इसी कृषि कानून पर और किसान आंदोलन पर जनता क्या कुछ कह रही है, आइए सुनते हैं। ये जो 3 कानून आए हैं, इनको 2 परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। पहला, यदि किसान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ज़्यादा व्याख्या में ना जाते हुए कानूनों की मैं सीधी एक बात कहना चाहता हूँ कि ये कानून केवल और केवल आपकी ज़मीन की लूट के लिए लाए गए हैं। आपकी ज़मीन को लूट कर कंपनियों को देना है। किसान की परिप्रेक्ष्य में किसान केवल इस बात को समझ ले तो काफ़ी है। दूसरा, आम आदमी के परिप्रेक्ष्य में मैं इस बात इसलिए कहना चाहता हूं कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम था, उसकी लिस्ट में से कुछ ज़रूरी चीज़ों को निकाल दिया गया है, जिससे कि स्टोर करने की प्राइवेट कंपनियों को छूट मिल गई है। वो छूट और मूल्य निर्धारण की जो छूट है, वो आम आदमी पर भी आगे भारी पड़ने वाली है। जो चीज़ें आलू और प्याज और दलहन तिलहन, ये सभी चीज़ों की ब्लैक मार्केट, पहले हम जब छोटे बच्चे होते थे 7वीं 8वीं क्लास में, हमने एक शब्द सुना था अपने सिलेबस में, काला बाजारी। काला बाजारी का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ों को बाजार से अलग स्टोर कर लेना। उस पर एक कानून होता था कि भाई ये चीज़ें आवश्यकता अधिनियम में हैं, इनको आप एक लिमिट से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते, इनकी कीमत को आप एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। परंतु कंपनियों की चालाकियों के कारण सरकार को जो संदूक भर भर कर जो रुपया कंपनियों ने गुप्तदान के रूप में इन पार्टियों को जो देती हैं, उसी के कारण आज यह स्थिति में देश आकर खड़ा हो गया है कि जो ज़रूरी चीज़ें थी उनको भी लिमिट उनकी ख़त्म कर दी गई है। अब कोई प्रोडक्ट बनाता है, कोई भी कंपनी बनाती है, उस पर MRP होता है। MRP से नीचे कोई बेच नहीं सकता। अगर एक पैकेट पे, बिस्किट के पैकेट पे लिखा है कि भाई 5 रुपये का, तो 5 रुपये का बिकेगा, उससे कम वो बिक नहीं सकता है। चूहे खा जाओ कैसा ही वो फटा, उससे कम नहीं बिकेगा। अब जो गेहूँ है, गेहूँ 1975 है, अब गेहूँ बेच रहा 1500। अगर देखिए, अब ये सरकार कहती है कि भाई ये कानून किसानों के हक में है, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई बहुत क्रांतिकारी बिल है। अब भैया क्रांतिकारी बिल है तो आप ये बताओ, अब बिक्री है 1500 आपकी गेहूँ। अब प्रधानमंत्री जी एक दिन कह दे प्रधानमंत्री जी, भाई जो गेहूँ है किसान का वो 1975 में खरीदा जाएगा, अब खरीदा जा रहा है 1500 में। तो MSP जिस तरह से MRP होता है, ये MSP MRP की तरह लिखित में हो कि MRP से नीचे कोई बेच नहीं सकता, तो वो किसान की फसल है वो भी MSP से कम नहीं बेच सकता, वो कानून बने। सरकार से ये कहना चाहते हैं, किसानों की बहुत जायज़ मांग है और यहाँ किसानों के बालक है। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के कोई वो नहीं है एजेंट, और ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी तरह का ताल्लुकात है। मेरे भाई, बेसिक रिक्वायरमेंट है हम किसानों की। और कुछ लोग मीडिया के और क्या कहते हैं, पूरा एक वो फैला रखा है जहर पब्लिक में। जहर इतना ज़बरदस्त है, ये लोग क्या कर रहे हैं, खालिस्तानी घुस गए, कुछ घुस गया। मेरे भाई, किसानों के बालक है, जो जब देश को, जब हिंदुस्तान को लहू की जरूरत पड़ी है, किसान आगे आए हैं। सदियों से किसान आंदोलन करता हुआ आया है। ये हमारी बहुत बेसिक मांगे हैं, बेसिक जायज़ मांगे हैं। MSP का अधिकार जो आपने छीन लिया है, अब किसान को पता ही नहीं है कि इसकी फसल बिकेगी नहीं बिकेगी। ये धीरे धीरे किसानों को, जब मंडी में साल दर साल किसान जाएंगे, उसके बाद उनको सरप्राइज मिलेगा। अभी तो किसान इतना बोला, उसको यही नहीं पता कि उसके जो डेथ वारंट हैं वो मोदी साहब ने साइन ऑफ कर दिए हैं। सबसे पहले तो MSP है जो वो लिखित में हो और वो कानूनी हो। कल को ये जो चोर बिजनेसमैन है, ये अपनी मर्जी ना चलाएं। किसान को उनकी एक जायज़ कीमत मिले, जो वो मेहनत करते हैं दिन रात खेतों में, वो मिलनी चाहिए। दूसरा, जो ये सिर्फ SDM तक रखा गया है कि भाई आपकी कोई भी परेशानी होगी डीलर से या फिर जो भी कंपनी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, उससे रिलेटेड कोई भी परेशानी होगी, वो कोर्ट तक के लिए दरवाजे खुले होने चाहिए किसान के लिए। SDM पे तो पहले ही बहुत केस पड़े हैं, वो हमारी सुनेंगे? ये सारे वही किसान हैं जिनके बालक बॉर्डर पे लड़ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। जो ये बात कहते हैं ना कि ये आतंकवादी हैं, खालिस्तानी या पाकिस्तानी है, शर्म आनी चाहिए। डूब के मर जाओ, ठीक है, डूब के मर जाओ, मैं कह रहा हूँ।
चलिए आगे बढ़ते हुए बात अब राजस्थान की करेंगे, जहां पर कृषि कानूनों को लेकर सियासत अब गर्मा गई है। गहलोत सरकार ने 2 नवंबर को विधानसभा केंद्र कृषि कानूनों के प्रावधान को बदलने के लिए 3 कृषि विधेयक पारित किए थे। फिलहाल ये कृषि विधेयक जो हैं वो राज्यपाल के पास अटके हुए हैं और पिछले 1 महीने से इन विधेयकों में कोई भी प्रगति सामने नहीं आई है। फिलहाल कृषि कानूनों को लेकर आम जनता क्या सोचती है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। आज जो भाजपा सरकार ने पूरे देश में जो इन्होंने किसान के ऊपर जो बिल लागू किया है, कृषि किसान विधेयक, वो बहुत ही मतलब एक हैरान करने वाला है कि किसानों को बिना पूछे राय लिए किसानों की कमेटियां वगैरह बना के उनकी राय लेके उनको बिल बनाना चाहिए था। आज जो किसान कोरोना काल में दिल्ली पर जो पड़ाव डाला है, हमें बहुत दुख की बात है कि आज कोरोना काल में इन्होंने इतने कानून बनाए हैं, तो किसानों के लिए भी जल्दी से बात करके किसानों की राय लेके किसानों की सहमति से अपने राय दे के अपनी बिल बनाना चाहिए, ताकि किसान नहीं तो हम भारत नहीं। किसान अगर ऐसे हड़ताल पर बैठ गया तो फिर अपन भारत का विकास कैसे होगा। किसान और जवान अगर ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं तो आप सोचने का विषय है कि ये भाजपा सरकार कर क्या रही है। कम किसानों से मिलके सलाह मशवरा करके बिल बनाए ताकि किसानों के सहयोग हो और किसान कभी शहर में नहीं आए और गांव में युवा किसान वर्ग सब गांव में जाके अपनी खेती का और ऑर्गेनिक खेती वगैरह विकास करें। किसानों का जो आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, हम उसका पुरजोर समर्थन करते हैं, क्योंकि जो किसान जो आज जो देश का जो किसान जो हमारा जो बनाते हैं, सब उगाते हैं, जो भी उनकी पैदाइश है, वो गवर्नमेंट अगर समर्थन मूल्य पे नहीं लेगी और ओपनली बिकेगा तो उसका सभी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। नॉर्मल जनता पे भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ रहा है इसका, और इस तरह से ये आंदोलन आगे और बढ़ता जाएगा। तो हम तो इसका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं कि किसानों के जो आपने 3 जो कानून लाए हैं उनको वापस लें। भारत सरकार ने जो कानून बनाया सबसे बढ़िया कानून है, देश के किसानों की वर्दी के लिए कानून बनाया है। और यह अपने व्यवस्था मंडी व्यवस्था तो शुरू से आज तक है और न अभी कोई ख़त्म की है। और जो किसानों को जो पहले 200-300 रुपये माल बिकता था, उसकी जगह MSP बढ़ा दी है गवर्नमेंट ने, 700 रुपये अभी बढ़ाया 4 महीने पहले। ये लोग बाग है, ये जो कांग्रेसी लोग हैं, इसको खाली हवा खड़ा कर रहे हैं और ये खाली किसके लिए ये मतलब ये कर रहे हैं। बाकी कानून सबसे बढ़िया कानून है। आज तक किसान रोते आए हैं, भाई पैसे नहीं है, पैसे नहीं मिलते। अब किसानों को मतलब अपनी उपज का डबल ट्रिपल पैसा मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी कृषि कानून को लेकर किसानों में गुस्सा है और आंदोलन सड़कों पर पहुंच चुका है। किसानों का साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक सरकार कृषि कानून को वापस नहीं ले लेती, तब तक वो शांत नहीं बैठेंगे और आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा। वहीं दूसरी तरफ किसान और आम जनता इस पर क्या कुछ कह रही है, आइए आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री की नाश की बात है। देश के किसान को, मजदूर को खत्म कर दिया इन लोगों ने। और उनके मन की बात क्या थी? हमें आपस में भिड़ा कर जो है राज पर बैठ गए। अब जो उनके मन की बात जो है, हमारे मन की बात जो है, जब तक वो अपना कानून वापस नहीं लेंगे, जब तक किसान और मजदूर जो है आंदोलन पर सड़क पर रहेगा। अपने मन की बात ये है कि जो सरकार रोजाना अपने मन की बात करता है, प्रधानमंत्री किसानों के मन की बात सुनता नहीं। हमारे मन की बात ये है कि जो इन लोगों ने ये कानून लाए हैं, जब ये किसानों के हित में है तो किसानों से बात क्यों नहीं करना चाहते? मन की बात करें। मन की में इनके है क्या, उसे बतावें। हमारे मन में सीधी बात है, अगर कोई चीज़ किसी के हित में है तो उसको वो हर्ष स्वीकार करता है। अगर नुकसान की बात है तो वो उसको बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करता। और यही स्थिति आज किसानों की है। हमें पता नहीं लगता कि वो मन की बात करता किससे है। जब भारत का पूरा किसान सड़कों पर है तो वो उनकी बात किससे करता है? हमारे मन की बात यह है कि अगर ये बात हमारे लिए अच्छी थी तो किसानों के सड़क पर आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमें ये बताए बस वो। मेरे मन की बात है, जब प्रधानमंत्री ने 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी कि MSP को कानूनी रूप दिया जाए। अब उसके पास वो अधिकार आ गया कानूनी रूप देने का। अब वो टाल मटोल कर रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं। तो या तो पहले झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं।
जब वो पहले ये कह रहे थे कि कानूनी रूप दिया जाना चाहिए एमएसपी को, अब वो क्यों नहीं दे रहे? इस बात का जब हमारे मन में ये है कि अपने मन की बात में इसका जवाब दे। नंबर 2 बात, हमारा गन्ने की खेती है इस पूरे एरिया में, गन्ने में दोनों तरीके की व्यवस्था है, वे भी जो ये कर रहे हैं वे भी जो पहले थी, दोनों व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर प्राइवेट जो मिल हैं वे सरकारी मंडी, वे प्राइवेट मंडियों की तरह हैं। वहाँ पर सरकार एमएसपी दिला नहीं पा रही पूरी फसल के ऊपर भी, और अब ये कह रहे हैं कि 3 दिन में पेमेंट की व्यवस्था कानून में की है। कानून ऑलरेडी गन्ने पर है जिसमें 14 दिन की व्यवस्था है। उस 14 दिन की व्यवस्था में 14 महीने तक पेमेंट नहीं कर रहे, तो उस कानून का जो ऑलरेडी है उस कानून का पालन नहीं करा पा रहे। हम हाई कोर्ट तक जा चुके, हाई कोर्ट ने मैं ब्याज के पेमेंट के आदेश दिए। अब ये इस कानून में कह रहे हैं कि कलेक्टर और एसडीएम वे ही अपीलेट अथॉरिटी होंगे। वे जो अपीलेट अथॉरिटी डीएम और एसडीएम हैं वो गन्ने के मामले में हमारे हाई कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करा पा रहे। 14 दिन बाद की बात ख़त्म, 14 महीने बाद भी वे उन्हें पेमेंट करा रहे, और ब्याज की तो बात बहुत दूर है। इसलिए हम कैसे यकीन करें? इस कानून की कलई पहले ही खुल चुकी है गन्ने के मामले में, क्योंकि गन्ने में कोई सरकारी मंडी में नहीं जाता, वो प्राइवेट ये मिल हैं, ये क्रेता हैं, और ये प्राइवेट क्रेता क्या हाल कर रहे हैं? कानून की धज्जी उड़ा रहे हैं। ऐसी हालत में हम इसके 3 दिन के पेमेंट वाले बात पर कैसे यकीन करें जब 14 दिन वाली पर बात नहीं हो रही। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और यही वजह है कि सरकार कोरोना को लेकर बेहद गंभीर है और लगातार कड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। कोरोना का असर टूरिज्म पर खासा पड़ा है, जिसके चलते पर्यटकों की संख्या में तेजी से कमी आई है। अब टूरिज्म पे असर पड़ा है तो देहरादून की जनता इसे लेकर क्या कुछ कह रही है, आइए आपको सुनाते हैं। कोरोना काल जब से शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक आप जानते हैं, जैसा आपको सबको पता है कि उत्तराखंड जो है पर्यटन का महत्वपूर्ण योगदान है उत्तराखंड की व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में, और लॉकडाउन के कारण, ये कोरोना काल के कारण बहुत बुरा असर इसका पड़ा है और ख़ास करके व्यापारी वर्ग इससे बड़ा प्रभावित हुआ है। और दुख की बात और अफसोस की बात यह है कि व्यापारी वर्ग जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है उसको लेकर के सरकार की कोई नीति सरकार के पास नहीं, और ना सरकार ने इसके लिए कोई बिजली का बिल माफ़ करा हो। जितने भी टैक्सी कारोबारी हैं, जितने भी होटल कारोबारी हैं, वो खाली बैठे हैं, लोगों का रोज़गार छूट गया है। आप जाइए मालधन, पटरानी जैसे वन ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ पर लोग गाइड एज्योरेंस जॉब करते थे, आज बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं। वो सिर्फ 3,500 4,000 हज़ार रुपये प्रति माह पर लोगों को रोज़गार दिया जा रहा है, वो भी एक शिफ्ट में। जिन्हें 10,000 रुपये प्रति माह का भुगतान होटल कारोबारी करते थे, वो आज की तारीख में सिर्फ 3,500 और 4,000 रुपये के नौकर हैं। घर में बच्चों के पास खाना नहीं है, महिलाएं केवल खेती पर निर्भर हैं, तो उनके घरों के चूल्हे जल रहे हैं। सभी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमारा पूरा उत्तराखंड पर्यटन स्थल है, जहाँ जैसे कि देखा जाता है कि यहाँ से बाहर से लोग आते हैं, जाते हैं। मैक्सिमम दुकानें बंद रही हैं। इस कोरोना काल में सभी व्यापारियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सरकार से यही अनुरोध है कि टैक्स कम किया जाए, जो लोन है, जो कर्ज है, उसको माफ़ किया जाए। हमारी तो यही डिमांड है कि सबसे ज़्यादा व्यापारियों को नुकसान हुआ है कोरोना काल में, और जो भी चीज़ कोरोना काल में हुई है उससे सबसे ज़्यादा दुकानदारों को नुकसान हुआ, और सरकार को इसका सबसे ज़्यादा व्यापारियों की तरफ ध्यान देना चाहिए, और जितनी भी वो है सरकारी उससे माफ़ करना चाहिए, और सबसे ज़्यादा टैक्स ये सब माफ़ करना चाहिए, और दुकानदारों की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कोरोना महामारी का कहर जारी है और यही वजह है कि केंद्र और राज्य सरकार कोरोना को लेकर बेहद गंभीर है और कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार की यही कोशिश है कि कोरोना की रोकथाम और इससे बचाव के लिए तैयारियां हों, और इन तैयारियों की समय समय पर सरकार समीक्षा भी कर रही है। आइए जानते हैं कि जनता सरकार की तरफ से की गई इन तैयारियों पर क्या कुछ कहती है। देखिए, अपने जो देखा जाए कोरोना की कोविड-19 का स्थिति तो हमारे छत्तीसगढ़ में काफ़ी बेहतर है, लेकिन जो सरकार की तरफ से जो वैक्सीन आएगा, तो मोदी जी ने बोले थे कि पहले वैक्सीन जैसा आएगा तो हमारे छत्तीसगढ़ में वैक्सीन पहले दिया जाए, ऐसा करके। लेकिन देखा जाए
तो काफ़ी अच्छी स्थिति है छत्तीसगढ़ में, लेकिन हमको इसको गंभीरता से अभी भी लेना है, क्योंकि अभी भी कोविड-19 ख़त्म नहीं हुआ है ना। तो इसको देखते हुए, और देखिए अब क्या, पहले वैक्सीन तो वैसे बहुत सारे देशों में आ गया है, और जैसे ही वैक्सीन हमारे इंडिया में जैसे होगा तो हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में पहले वैक्सीन लाया जाए। देखिए ऐसे है, कोरोना तो वैसी बहुत सारे स्टेट में लॉकडाउन फिर से चालू हो गया है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में लोग मतलब इसको उतना गंभीरता से नहीं ले रहे जिसको जैसे लेना चाहिए। और देखिए जाए यहाँ पे कोरोना का जैसे लोगों की संख्या है, मरने वाले को वो भी कम है, और कोरोना की ज़्यादा इसमें वो बढ़ा नहीं है, तो इसमें लोग उतना सीरियस नहीं ले रहे हैं। शायद इसी का वजह है कि हमारे छत्तीसगढ़ में लोग अभी भी इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। सरकार, जहाँ तक मेरा मानना है कि सरकार तो कुछ ज़्यादा उतना अनदेखा कर रहा है सब चीज़ों को। अपने को थोड़ा वो करना चाहिए कि पूरा देखना चाहिए कि किस तरह ये सोशल डिस्टेंसिंग है, ये सब चीज़ों का पालन होना चाहिए, और भीड़ भड़ाका बहुत जगह हो रहा है, तो ये सब चीज़ों को ना रोकथाम करवाना चाहिए और कुछ नहीं। लोगों को मैं कहना चाह रहा हूँ कि इतना, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, ठीक है, इस कारण इस नज़र से देखता हूँ कि सबको ना अपना सेफ्टी देखना चाहिए। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, अब सबको अपना अपना रहने का तरीका, दिनचर्या बदलना चाहिए। ये तो कोरोना जो वैश्विक महामारी है, ये तो पूरा देश आज चपेट में है। जहाँ तक भूपेश बघेल सरकार की बात है, अब उन्होंने अपने स्तर पे जितनी भी उन्होंने प्रयास किया है, सार्थक गया है। और रही बात केंद्र सरकार से, जो अब भूपेश बघेल जी ने मांग की है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र, पिछड़ा वर्ग जैसे बस्तर है, वहाँ निःशुल्क किट देने की बात हो रही है, तो इसके लिए तो बहुत अच्छी पहल की है भूपेश बघेल जी, हम उनकी सराहना करते हैं। और देशवासी भी, प्रदेशवासी भी हम कामना करते हैं कि बाहुल्य क्षेत्रों में जिस तरह का पिछड़ापन है, उसके लिए केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को प्राथमिकता देते हुए किट की व्यवस्था करे। देखो, जागरूकता की बात है तो ये तो पब्लिक खुद पढ़ी लिखी हुई है, सक्षम है, साक्षरता है लोगों में, उसके बाद भी अगर मास्क नहीं लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना, ये नेचुरली खुद के ऊपर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। और हर जगह हर समय शासन तो नहीं खड़े होगी कि भाई पहरा दो, मास्क लगाओ तो नहीं कह सकती। ये तो खुद को देखना है ना, इस कड़ी को तोड़ना मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। आज बाज़ारों में जिस तरह की भीड़ बढ़ रही है, आम सभाएं हो रही है, जलसा हो रहा है, कहीं भी पाबंदी नहीं है, खुद आदमी खुद जागरूक नहीं इस संबंध में। इसमें राज्य सरकार या केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती, पब्लिक को खुद को अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा कि भाई हम बचेंगे तो देश बचेगा, हम ही नहीं बचेंगे तो क्या बचेगा। सरकार की पहल जो भी है वो तो ठीक है, वो तो आप बात मतलब इंसानों की कीजिए जो अपन समझते ही नहीं हैं। हम लोग भी कभी कभी गलती कर देते हैं, भीड़ भाड़ इलाके में जाते हैं, मास्क का नहीं पहनते, ठीक है। इंसान को समझना चाहिए कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, लॉकडाउन ख़त्म हो गया मगर कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है ना। लॉकडाउन करेंगे तो भी सरकार का गलती निकालेंगे लोग कि ऐसा है वैसा है, काम रुक जाते हैं। लॉकडाउन नहीं करेंगे तो इंसान को खुद सोचना चाहिए थोड़ा कि थोड़ा सा तो मान के चले, अभी तक कोरोना ख़त्म नहीं हुआ। लापरवाही अब लोगों को कहने से भी क्या फ़ायदा है, वो कहेंगे हाँ ठीक है, वो पुलिस वाले चालान ठोकते हैं, पकड़ते हैं, वो ठीक है उन लोग के लिए। लोग कभी नहीं समझ पाते हैं, कोई है जो समझते हैं चलो ठीक है, मगर कितना तक, पूरा 100% से 100% नहीं हो पाता कभी भी। योगी के फिल्म सिटी प्लान से महाराष्ट्र की उद्धव सरकार अब टेंशन में आ गई है। नोएडा में फिल्म सिटी बनने की कवायद से उद्धव ठाकरे खासा नाराज है। उन्होंने योगी को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर दम है तो उद्योग को बाहर लेकर जाएं। इसी पर आम जनता क्या कह रही है, क्या राय रखती है, आइए जानते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने जागतिक लेवल की फिल्म इंडस्ट्री यूपी में स्थापित करने का निर्णय लिया है और निर्णय बहुत ही अच्छा है। हाल ही जो हमारे बॉलीवुड में जैसे ड्रग्स वगैरह, जैसे महिलाओं पे, एक्ट्रेस पे जो अत्याचार हो रहा है लैंगिक का, उसमें से ये एक अच्छा सुझाव है कि जागतिक लेवल की इंडस्ट्री यूपी में बनाई जा रही है और हम आशा करते हैं कि वहाँ भी एक्ट्रेस को और बाकी सभी जो गली गली में से जो एक्टर बनने के लिए आते हैं उनको न्याय मिले और वहाँ सारी सुरक्षितता उन महिलाओं को मिल जाए। और ये एक अच्छा निर्णय है कि हमारे देश का नाम ही ऊंचा होगा। देश में जो जागतिक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री जो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी बना रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत प्राउड फीलिंग वाली बात है, क्योंकि मुंबई में जो पिछले कुछ महीनों से ये अलग अलग नज़ारे बाहर आ रहे हैं, इससे हमारे देश का नाम खराब हो रहा।
इस वजह से जो यूपी के सीएम आदित्यनाथ जी ने ये फैसला लेकर बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि इसमें और नौजवानों को भी बहुत अच्छा। योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री मुंबई में आए थे और उन्होंने एक घोषणा की कि यूपी में जागतिक लेवल का फिल्म इंडस्ट्री बनाने का उनका सपना है। और जो पिछले कई दिनों से हम देखते आ रहे हैं कि मुंबई में बड़े पैमाने पे बॉलीवुड में ड्रग्स के नशे में आज बड़े एक्टर एक्ट्रेस लोग आए हैं। इनके लिए कायदा बनाने की बात भी योगी आदित्यनाथ जी ने कही है। ये हमें गर्व की बात होती है कि देश में जागतिक लेवल का इन्वेस्टमेंट आज उत्तर प्रदेश की सरकार के माध्यम से होने जा रहा है। अपने देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, इनके मार्गदर्शन से जो यूपी सरकार के योगी आदित्यनाथ जी, इनका संकल्प से जो इंटरनेशनल फिल्म सिटी जो यूपी में बन रहा है, ये सब देशवासियों को गर्व की बात है। जो मुंबई में फिल्म सिटी में जो घटना हुआ, वो घटना ध्यान में रख के यूपी में जो इनोर फिल्म सिटी बन रहा है, वो फिल्म सिटी में कायदा बनना चाहिए और जो सब राज्यों के कलाकारों को उधर प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इसके जागतिक फिल्म इंडस्ट्री जो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी जो फिल्म इंडस्ट्री बना रहे हैं, वो बहुत हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। जो मुंबई की बॉलीवुड फिल्म सिटी है, उसमें जो नज़ारे दिख रहे हैं, इसलिए हमारे देश का नाम खराब हो रहा है। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। तो इसी के साथ आज के लिए पीएम से कहिए अपने मन की बात कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। अगर आप चाहें तो आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। अपना एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर स्क्रीन पर नीचे दिए गए हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका वीडियो मैसेज इस प्रोग्राम में दिखाया जाए और आपकी आवाज को सीधा सरकार तक पहुंचाया जाए। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए JK 24/7 न्यूज।